हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आफरीन कुलसुम। आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक नेम इज़ बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और बाल केंद्रित शिक्षा की शिक्षण सिद्धांत क्या क्या होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे या जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा पहले क्या होती है ये जान लेते हैं। तो बाल केंद्रीय शिक्षा, जैसे नाम से पता चल रहा है, बाल केंद्रीय शिक्षा तो ऐसी शिक्षा जिसमें बालक केंद्र बिंदु होता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा जिसमें बालक केंद्र बिंदु होता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक, इसे समझ गए। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में ये होता था कि ये शिक्षा का उद्देश्य था बालक के या बच्चे के मस्तिष्क में कुछ जानकारियों को भर देना, है ना। ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होता था। लेकिन आज जो आधुनिक प्रणाली है, आज का जो समय है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तो उसके बल देता है। तो आज इसके बालक के सर्वांगीण विकास में बाल मनोविज्ञान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल मनोविज्ञान की जानकारी अगर शिक्षक को होती है तो बहुत अच्छे से वो बच्चों को बहुत अच्छे से उसका बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ठीक है, टीचर की बहुत हेल्प करता है। चलिए आगे हम जानें। बाल केंद्रित शिक्षा में अब काफ़ी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। अगर इंडियंस की हम बात करें तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में हमारे गिज्जू भाई का नाम बहुत आता है। गिज्जू भाई ने बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण उसमें उन्होंने योगदान दिया है और क्या कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने बालकों के लिए कई किशोर साहित्य लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, पत्रिकाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की उन्होंने रचना की है गिज्जू भाई ने। और बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा में ही जॉन डीवी हैं, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। और उन्होंने जॉन डीवी की परिभाषाएं हैं, परिभाषा है कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवी प्रणाली है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। और उसी में एक एडम्स महोदय हैं, वो कहते हैं शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया, जिसमें एक ध्रुव हमारे शिक्षक होते हैं, दूसरे ध्रुव हमारे शिक्षार्थी होते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा विधि है। तो ये कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा हस्तपरक गतिविधियों पर बल देता है, यानी करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, हस्तपरक गतिविधियों पर बल देता है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रत्येक बालक पर ध्यान देने की बात करता है। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, तो चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, सभी बालक अपने में विशिष्ट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार का हमें पाठ्यक्रम रखना चाहिए ताकि बच्चों की सभी क्षमताओं और रुचियों का विकास हो पाए। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा इस बात पर बल देता है। सभी बच्चे का ध्यान रखो। आगे है बालक के सर्वांगीण विकास पर। तो बालक के एक पक्षी नहीं, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देने की बात करता है कौन? बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो बाल केंद्रित शिक्षा की कई विशेषताएं हैं, जिसमें कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले है बालकों को समझना। बालक को समझना, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, परीक्षण, पाठ्यक्रम, व्यवस्थापन एवं अनुशासन, प्रयोग एवं अनुसंधान, कक्षा में समस्या का निदान। सबसे पहले है बालकों को समझना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या हमें बताता है, ये मनोवैज्ञानिक ने इसके संदर्भ में कई विशेषताएं बताई हैं मनोवैज्ञानिकों ने। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो बालकों को समझना है कि अगर एक टीचर बाल केंद्रित शिक्षा को अगर चाहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो उसके यहाँ, तो यह है कि सबसे पहले वो बालक को समझे। एक टीचर को चाहिए कि वो बालक को समझे कि बालक की रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है ना, उसकी योग्यता क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। ये सभी चीज़ों की विस्तृत जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। जब वो बच्चों को समझ पाएगा तभी वो आगे बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो कर पाएगा। ठीक है, आगे दूसरा है शिक्षण विधि। जब एक शिक्षक, एक टीचर बालक को समझ पाएगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि को अपना पाएगा। ठीक है, कि उस बच्चों को क्या पढ़ाना है, जो पढ़ाना है उसको कौन से शिक्षण विधि के द्वारा उसको पढ़ाया जाना है, किस प्रकार का पढ़ाया जाना है, कौन से प्रॉब्लम्स होंगे, उसका प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर पाएगा। आगे है मूल्यांकन व परीक्षण। तो बालक में तो शिक्षण से शिक्षक की समस्या का हल नहीं हो पाता है, बालक के जो ज्ञान और विकास का जो मूल्यांकन और परीक्षण भी करना होता है। तो मूल्यांकन का कहने का मतलब यहाँ पर है कि बालक, एक जो
बच्चा है वो किस प्रकार की उन्नति कर रहा है उसका पता हमें चलता है मूल्यांकन करने कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, तो कैसे सीख पा रहा है, तो इस मूल्यांकन से हमको पता चलता है। ठीक है, मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज आधुनिक शिक्षा जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, जिसमें बालक के विकास के सभी पक्ष उसमें शामिल होते हैं। जैसे एक बच्चे की विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है। इसमें उद्देश्य और एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन है, दूसरी ओर व्यवहार के परिणाम पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यापक मूल्यांकन। आगे हम बात करें तो बालक के जो व्यापक अर्थ की हम अगर हम बात करें तो बालक के शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्षों को शामिल किया जाता है। यानी बच्चों का सिर्फ एक ही पक्ष नहीं होगा, सारे ही कई उसके संपूर्ण विकास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कक्षा में बैठ के बच्चे ने क्या पढ़ा सिर्फ उसका ही नहीं, बालक खेलकूद के क्षेत्र में क्या कर रहा है, कितना अच्छे से कर रहा है, उसके कौशल का विकास हो रहा है, तो सारे ही विस्तृत पक्ष की हम मूल्यांकन और परीक्षण की बात हम करते हैं। आगे है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो जो पाठ्यक्रम का जो विकास होता है, एक शिक्षक को चाहिए कि जो पाठ्यक्रम का जो विकास है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उसकी प्रेरणा और मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। कि जो पाठ्यक्रम है, शिक्षक को ये ध्यान रखना जो पाठ्यक्रम है शिक्षार्थी और समाज में क्या आवश्यकताएँ हैं, ठीक है, जो समाज की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ों को सीख सकें, उसकी वैल्यूज़ को समझ सकें। आगे हम बात करें कि व्यवस्थापन और अनुसंधान। तो बाल केंद्रित शिक्षा में व्यवस्थापन अनुसंधान का विशेष महत्व होता है। जो मैनेजमेंट होता है या जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो कुछ शरारती बच्चे होते हैं वो अच्छे समायोजक के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, तो उसमें ऐसी सिचुएशन में शिक्षक को उन्हें दबाने के असर में प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है ना। शरारती होते हैं ऐसा, लेकिन शरारती बालों को हमेशा क्या कहते हैं डांटना ही नहीं सही होता है ना। कभी कभी उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है। उन कैसी चीज़ें हम अपनाएं ताकि बच्चे उसमें जो है प्रेरक कारणों का हम पता लगाकर अनुकूल व्यवहार करना हमें शिक्षक को होता है। ठीक है, आगे हम बात करें प्रयोग एवं अनुसंधान। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए। अलग अलग सिचुएशन में विभिन्न कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सुलझाने के लिए भी जो टीचर्स होते हैं स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए कि और निष्कर्ष निकालते रहना चाहिए, इसको उपयोग करते रहना चाहिए, नए नए प्रयोग करो, है ना। किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सलूशन हमें क्या होना चाहिए। तो अनुसंधान का मतलब खोज ही होता है, तो नए नए प्रयोग करो, खोज करते रहना चाहिए, टीचर्स को चाहिए। आगे है कक्षा में समस्या का निदान। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत होता है कक्षा के जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको पहचानना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसको हम उसका सलूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का सहारा उसमें हम ले सकते हैं। आगे हम बात कर सकते हैं शिक्षण सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षा में कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत हैं, इसमें है सबसे पहले प्रेरणा का सिद्धांत, उसके बाद है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत और सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। प्रेरणा के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बालक को प्रेरित करते रहना चाहिए, और प्रेरित करने के लिए यह हम विभिन्न प्रकार के महापुरुषों की हम जीवन गाथा सुना सकते हैं, नाटक बच्चों से करा सकते हैं, कहानियाँ या पोएम्स सुना सकते हैं, है ना, पोएम्स वगैरह भी हम सुना सकते हैं, उनको प्रेरित करते रह सकते हैं इन सभी चीज़ों के माध्यम से। तो प्रेरणा का सिद्धांत हमें ये बताता है। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बालक में अगर बालक को अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उनको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षण दी जाती है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, वो सीखने में प्रति उनमें जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता बनी रहती है, तो उन चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। तो यह अभिरुचि का सिद्धांत हमको ये बताता है। लोकतांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक टीचर को चाहिए कि किसी भी बच्चे में भेदभाव ना करे, सभी बच्चे समान हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा या कम नहीं है, सभी बच्चे समान हैं। एक बालक प्रश्न पूछ सकता है, अगर ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा जिसको हम कहें कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, अगर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दूसरा वो भी बच्चा क्वेश्चन पूछने का हक रखता है जो उतना तेज़ पढ़ने में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत हमको ये बताता है। आगे है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तो सर्वांगीण विकास का शिक्षण सिद्धांत हमें ये बताने का प्रयास करता है कि बच्चे का एक पक्षी विकास नहीं होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना, जिसमें उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, नैतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व, सभी प्रकार के शिक्षण सिद्धांत सभी प्रकार के का विकास होता है या
किया हो सकता है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत हमको ये बताता है। चयन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो बालक की जो योग्यता के अनुसार ही विषय वस्तु को चुनना चाहिए, है ना, कि चयन करना चाहिए हमें। बालक का मानसिक स्तर कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उन चीज़ों को सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, तो उसी चीज़ों को चयन करके, विषय वस्तु का सही चयन करके हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। शिक्षण पद्धति अपनाई जानी चाहिए ताकि उन चीज़ों को वो जल्दी सीख सके, चीज़ों को वो समझ सके। आई होप आप ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये एक बार में समझ में नहीं आती, अब 2 बार 3 बार इसको देख लीजिए, बहुत ईजी समझ में आएगी। पेडागोजी क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही टॉपिक से बनते हैं, है ना। अगर हम इन चीज़ों को सीखेंगे तो ये फ्री के नंबर हैं, बड़े आसानी से हम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, हिंदी में भी बाल केंद्रीय शिक्षा के जो क्वेश्चन है हिंदी में भी आते हैं, आपके मैथ्स में भी आ जाते हैं, ईवीएस में भी आ जाते हैं। तो कई पार्ट्स में बाल केंद्रीय शिक्षा, क्योंकि पेडागोजी है, सभी में किसी भी पोर्शन में आपके आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।